तो नेक्स्ट है संधिगत रोग। अब वन बाय वन हम रोगों के ऊपर आएंगे। तो आप जब ये टेबल पढ़ना शुरू करोगे तो पुरानी टेबल्स आपके माइंड में साथ साथ घूमनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो देख पा रहे हो जैसे संधिगत रोगों की संख्या 9 है, आप पढ़ कर आ चुके हो। संधिगत रोग 9, ठीक है। फिर आपने वहां देखे थे साध्य थे 4 जो हमने याद नहीं किए थे। यहाँ पे यहाँ कोई भी नहीं था संधिगत रोगों के अंदर, क्योंकि हमने कहा देखे थे यहाँ पे, या तो थे दृष्टिगत में 12 में से 6 रोग, और एक था कहाँ पर, वर्त वर्तुंगत के वर्त अंदर। में पक्ष को। ठीक है, पक्ष्मकोप है ना। तो 0 थे ये भी। और बाकी 5 जो है इसके, वो असाध्य थे। 5 रोग, 4 तरह के नेत्र स्राव देखे थे इसके अंदर, और एक अलजी देखा था हम लोगों ने, असाध्य। ठीक है, 4, 0, 5, और टोटल 9 होते हैं। अब जो रोग हैं 9, उनके नाम लिखे हैं यहाँ देखो। पर्वणी, पुयालस, अलजी, उपनाहा, कृमि ग्रंथि और नेत्रस्राव। पर्वणी, पुयालस, अलजी, उपनाहा, कृमि ग्रंथि और नेत्रस्राव। हम इसके लिए कोड याद रखते हैं कि पापा जी के उपलों से कृमि श्रावित होते हैं। अब उपले क्या होते हैं, काव डंग से बनाते हैं ना गांव देहात में, जो जैसे ईंधन का सोर्स होता है वो, तो वो बनाया जाता है, उनको बोलते हैं उपले। तो पापा जी ने मतलब बनाए होंगे उपले काम के लिए, तो लेकिन क्योंकि काव डंग से बने हैं तो वहां कृमि हो गए, तो उनसे कृमि का श्राव हो रहा है। तो पापा जी, परवणी और पोयालस और अलजी। पापा जी, परवणी, पोयालस और अलजी उपलों से, उपनाहा, कृमि श्रावित होते हैं, तो कृमि ग्रंथि, और श्रावित होते हैं मतलब श्राव। 4 तरह के नेत्र श्राव। अब आप जानते हो कि चारों नेत्र श्राव असाध्य हैं। तो 4 ही तरह के होते हैं नेत्र श्राव, PKRS, वातिक नहीं होता। चारों ही असाध्य हैं, पैत्तिक, कफज, रक्तज और सन्निपातिक। ये जो पैत्तिक नेत्र श्राव है ना, ये जल के समान वर्ण वाला होता है, ठीक है। जबकि ओरिजिनल जलाश्राव का उल्लेख आचार्य बागभट्ट ने किया, ये आपको याद करवाया मैंने। आगे देखो, पर्वणी। पर्वणी में दोष है रक्त, और चिकित्सा क्या है इसकी, छेदन किया जाता है। तो छेदे रोग कितने थे कुल, बोलिए। 11 11, 11। 11 ठीक है। तो 11 में से एक ये रहा देखो, छेदन जिसमें होता है। पुयालस, पुयालस सन्निपातिक है। और कर्म करते हैं वेदन। वेद्य रोग कितने हैं, 15 15। अलजी सन्निपातिक है, असाध्य है। असाध्य कितने हैं कुल, 17। 17 बेटा मेरी बात को ध्यान रखना, चीजों को बार बार बोलना है आपको यहाँ पे। अगर नहीं बोलोगे, अगर दिमाग में प्रोसेसिंग नहीं होगी उस चीज की जो पढ़ कर आए हो, तो भूल जाओगे, तय बात है। तो अपने आप बार बार प्रोसेस करने की कोशिश करनी है कि हाँ एक वर्ड आया, अब उसका आंसर क्या है, एक वर्ड आया उसका आंसर क्या है। ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है और रटती है चीजें, वरना नहीं याद होंगी। आगे है उपनाहा। उपनाहा कफज है, और इसमें भेदन कर्म कराते हैं। बोलो कितने भेदन करते हैं, 5 बालुक है ना, कोड याद किया हमने, बालुक 5 है। कृमि ग्रंथि कफज है, भेदन करते हैं, तो 5 ही देखे हमने, वही बालुक। और लास्ट में नेत्र श्राव, सब असाध्य है, 17 है टोटल, ये भी देखा हमने। अब याद कैसे रखना है, दोष की बात करें चाहे कर्म की बात करें। देखो कर्म तो रटना पड़ेगा, परवणी के अंदर छेदन करते हैं। पुयालस, कहीं पस भरा हुआ है अंदर, उसको कैसे निकाल रहे हैं, कह रहे हैं वेदन करके, मतलब वेदन करो तो पस बाहर आ जाएगा पंक्चर करने से। तो पुयालस में वेद करते हैं। अलजी, असाध्य है। अभी आलसी आदमी का कोई इलाज भी नहीं होता है, आलसी जैसा वर्ड लगता है अलजी, असाध्य है। हमने देखा ना आलसी नकुल, उसकी आंखों से पकने के बाद श्राव होने लगा, ऐसा। तो आपको याद ही है कि सन्निपातिक है और असाध्य है। उपनाहा, उपनाहा कफज है और भेदन करते हैं। कृमि ग्रंथि भी कफज है, भेदन करते हैं। तो कृमि ग्रंथि के से स्टार्ट होता है तो याद रह जाता है, कफ दोष है इसके अंदर। बाकी बालुक हमारा कोड है, उस कोड में आ जाता है कृमि ग्रंथि। बालुक, के से जो है कृमि ग्रंथि है। इसी तरह यू से उपनाहा है, तो वहां भी भेदन करता है। इसको भी रेट लो, कफ दोष है, उपनाहा में कफ है। नेत्रस्राव, वातिक नेत्रस्राव होता ही नहीं है, तो पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातिक है, वातिक है नहीं। सब असाध्य होते हैं नेत्रस्राव। ये भी आपने याद किया कि एलजी और 4 तरह के नेत्रस्राव असाध्य होते हैं संधिगत रोगों में।
अब एक चीज आती है कि रक्त दोष कैसे याद रखा जाए परवणी के अंदर। तो आप हर जगह देखोगे कि जब भी एक्स्ट्रा रा आएगा ज्यादातर केसेस के अंदर, जैसे आप परवणी में रा देख पा रहे हो, तो दोष हुआ रक्त। इसी तरह आगे आप पढ़ोगे जैसे अर्जुन, अर्जुन में एक्स्ट्रा रा लगता है, तो आंसर है रक्त, उसमें दोष वहां भी रक्त है। इसी तरह आप बहुत सारी कंडीशन देखोगे, खासकर जब सुश्रुत निदान में आपको पढ़ाऊंगा, वहां ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, कैसे रा के साथ आंसर रक्त लग जाता है। और यहां भी देखोगे नेत्र रोगों के अंदर, तो जहां भी एक्स्ट्रा रा है तो रक्त है आंसर। अगर तुक्का लगाना हो उस कंडीशन में तो रक्त के साथ जा सकते हो, ठीक होगा 99%। अब देखते हैं आगे। तो परवड़ी में छेदन, पुयालस में वेदन, अलजी और नेत्रश्राव चारों असाध्य हैं। उपना और कृमि ग्रंथि भेदन। तो बालू का यू के लास्ट वाले जो दोनों वर्ड है वो कंप्लीट हो गए, BAL रह गया अभी शुरुआत वाले। आगे चलते हैं। वर्तमगत रोग, इनकी संख्या है 21। वर्तमगत रोग 21, जिनमें से 17 साध्य हैं जो हम याद नहीं करते, साध्य वाले। एक है याप पे, बोलो कौन सा है? पक्ष्म को। पक्षों को। तीन ठीक है, 3 असाध्य हैं। असाध्य कौन से हैं? वातहत, निमेष और शोणितर्ष। वात्सोड़ित। ठीक है, शोणितर्षक है ना, ये 3 है जो असाध्य होता है। कोई नहीं, समझ में आ जाएंगे, परेशान नहीं हो। अभी फर्स्ट डे है, याद भी नहीं हुई होंगी चीजें। अब यहाँ रोगों के नाम लिखे हुए हैं, हम लोग सिर्फ एक बार रीडिंग लगाएंगे। रीजन, इतने सारे हैं, कहाँ तक याद करोगे? आगे जब पढ़ेंगे चाणक्य में तो एक सेंस वैसे क्रिएट हो जाएगा कि हाँ भाई ये वर्तमगत रोग है। तो पहला तरीका तो यही है कि वर्तमगत रोगों के एंड में ना वर्तम शब्द लगा होगा। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जैसे यहाँ देखोगे आप, विषवर्तम है ना, यहाँ है वर्तमार्बुद, कर्दम वर्तम, वर्तम शर्करा, वातत वर्तम, अर्शो वर्तम, बहल वर्तम, शाव वर्तम, प्रकलिन वर्तम, आप्रकलिन वर्तम, क्लिष्ट वर्तम और वर्तम बंध। तो इतने सारे तो ऐसे याद हो जाएंगे, वर्तम शब्द लगा हुआ है साथ में। कुछ बचते हैं, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। पोत की, कुंभिका, निमेश, अंजनामिका, लगन, पक्ष्म को, वर्तमर्बुद, शोणितार्श, शुष्कार्श, उत्संगिनी, विषवर्तम, फिर वर्तम शर्करा, सारे वाह वाले आगे वर्तम वाले। तो एक नजर डाल लेना अच्छे से, जब पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ये सेकंड साइड जो है ये जरूरी है हमारे लिए, इस पे फोकस करता है। कह रहे हैं कि वर्तमगत रोगों में मैक्सिमम रोग जो है वो सन्निपातिक है। वर्तमगत रोग, ज्यादातर रोग सन्निपातिक है। जो सन्निपातिक नहीं है उनको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं दो ये वात वाले हैं, वात हत वर्तम और निमेश। तो कोड ही था हमारा शुरू में वात वाले जो रोग थे, कि निवेश ने गंभीर बात हट कर की, है ना। तो ये वातिक के अंदर थे, असाध्य में देखे थे हमने। तो निमेश हुआ, और वात यानी वात हत वर्तम। आगे चलो, कफज, पोतकी, क्लीनवर्तम और लगन। पोतकी, क्लीनवर्तम और लगन। मैं इस तरह याद रखता था कि पोथियां जो है, पोथी कहते हैं, कहते हैं ना, किसी कोई वैद्य पहले रहते थे कि उनके पोत, पोत की हैं, पोत पुतन है, ऐसा बोलते थे लोग। जो किताबें वगैरह होती हैं, जो बर्तन है, उन सबको मिला के बोल देते थे। तो लंगड़े की पोथी क्लीन हो गई, है ना, ऐसे मान लो गीली हो गई होंगी। कोई व्यक्ति होगा पैर में समस्या है चलने में उसको, तो अपनी किताबें लेके चल रहा होगा, पानी वानी में गिर गया होगा। तो जिस व्यक्ति के पैर में समस्या है, तो उसकी पोथी जो है वो क्लीन हो गई कफ की वजह से, ऐसा कर लो। तो लगन, पोत की और क्लीन वर्तन, कफज। आगे है रक्तज, शोणितार्श, क्लिष्ट वर्तन और अंजनामिका। तो किसी ने अपने लगाने के लिए अंजन रखा होगा, ठीक है, तो अंजन के अंदर रक्त गिर गया, शोणित, इसकी वजह से वो क्लिष्ट हो गया, मतलब बेकार हो गया कि अब यूज नहीं हो सकता भाई, इसमें रक्त गिर गया है। तो अंजन रक्त से क्लिष्ट हो गया, तो अंजनामिका, रक्त यानी शोणितार्श, क्लिष्ट हो गया, क्लिष्ट वर्तन, रक्तज है। अच्छा, कौन बताएगा? वो पढ़ाया सुश्रुत में आपको, अंजनादिगण। क्या करता है वो? दाह में। ठीक है, दाह रक्त पित्त निवारणम।
है ना। अच्छी बात है। नेक्स्ट चलो, निमेश रोग के अंदर किस नर्व का इन्वॉल्वमेंट कहा गया? तो तीसरी नर्व, वात विपर्य फिफ्थ, गंभीरिका सिक्स्थ, और वात हतवर्तम सेवंथ। निमेश, तीसरी नर्व, तीन ही लेटर का नाम भी है निमेश, तीसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। वात विपर्य तो फिफ्थ, देखो दो बार वात आता है, वात विपर्य, ऐसे फिफ्थ जब बोलते हैं ना, दो बार फा आता है, फिफ्थ ऐसा करके, तो याद रह जाता है थोड़ा सा अगर भूल जाओ तो वाद विपर्य फिफ्थ नर्व। गंभीरिका सिक्स्थ नर्व, गंभीरिका सिक्स्थ नर्व। वात हत वर्तम, तो वात हत सेवंथ, साउंड एक जैसा करता है, वात हत और सेवंथ, तो वात हत वर्तम में सेवंथ नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, गंभीरिका वातज होता है, आगे कहीं पे नोट्स में मैंने कहीं पित्तज या कुछ और लिख दिया है, तो ध्यान रखना वात ही याद रखना है, गंभीरिका का दोष जो है। कह रहे हैं यहाँ जितने भी रोग हैं उन सब में लेखन कराते हैं एक्सेप्ट, तो क्या है एक्सेप्शन देख लेते हैं। अर्शोवर्तन, शुष्कार्श और अर्बुद। देखो अर्श में छेदन कराया जाता है, सिंपल सी बात है, अर्श जो होता है ना उसका छेदन ही किया जाता है, तो अर्शोवर्तम हो चाहे शुष्कार्श हो, तो जिनमें अर्श लेटर लिखा हुआ है तो इनमें छेदन कराना है। प्लस अर्बुद की चिकित्सा आप जानते हो, कैंसर क्या करता है भाई, या तो कीमो रेडियो चलेगी, और उसमें भी अगर बड़ा टिश्यू है तो उसको निकाल दिया जाता है ना, तो छेदन ही कराना मेन चिकित्सा है उसकी, तो अर्बुद में छेदन कर रहे हैं, तो अर्शोवर्तम, शुष्कार्श और अर्बुद सब में छेदन है। भेदन, पीछे हमने दो नाम देखे थे बालुक के, यू और के, उपनाहा और कृमि ग्रंथि, बाकी तीन देख लो यहां पर है। बिस्वर्तम, ये बिस है, विष नहीं है, सा है, बिस्वर्तम, अंजनामिका और लगड़ यानी बाल, BAL, समझ गया ना, बालुक का बाल यहां पे आ गया। आगे देखो, अशस्त्रकृत दो रोग हैं, अप्रक्लिन वर्तम और प्रक्लिन वर्तम, अप्रक्लिन और प्रक्लिन दोनों, अशस्त्रकृत। नेक्स्ट है पक्ष्म को, वो याप पे होता है, हम जानते हैं पक्ष्म को याप पे व्याधि है। वातहतवर्तम, निमेश और शोणितार्श, ये तीनों असाध्य हैं। वातहतवर्तम, निमेश और शोणितार्श असाध्य हैं। जल्दी से एक बार देख लेंगे फिर। तो बात कर रहे हैं हम लोग वर्तमगत रोगों की, सबसे ज्यादा होते हैं 21, 21 में से 17 असाध्य है, एक याप्य है पक्ष्म को, और तीन असाध्य है, वातहतवर्तम, निमेश और शोणितार्श, वातहतवर्तम, निमेश और शोणितार्श। सभी सन्निपातिक हैं एक्सेप्ट वातिक वालों में निमेश और वातहतवर्तम। कफज, लंगड़े की पोथी क्लीन हो गई, लगन पोत की क्लीन वर्तम। रक्तज, अंजन शोणित से क्लिष्ट हो गया, अंजनामिका शोणितार्श और क्लिष्ट वर्तम, रक्तज। निमेश थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट, वात विपर्य फिफ्थ, गंभीरिका सिक्स, वातहतवर्तम सेवंथ। सभी लेख्य हैं एक्सेप्ट अर्शोवर्तम, शुष्कार्श और अर्बुद, इनमें छेदन करता है, तो हमने देखा अर्श का नाम आया या फिर अर्बुद, तो छेदन कर देना है। बाल यानी बिस्वर्तम, अंजनामिका और लगन भेदन है, अप्राक्लिन और प्राक्लिन वर्तम, अशस्त्रकृत। पक्ष्मकोप याप्य, वातहत, निमेश और शोणितार्श, ये असाध्य है। ध्यान रखना, देखो अर्श में जो शुष्कार्श है और अर्शोवर्तम है वहां तो छेदन कर रहे हैं, लेकिन शोणितार्श जो है ये असाध्य है, शोणितार्श। आप लोगों को शायद एक पॉइंट बताया हो मैंने, वैसे तो सुश्रुत निदान का है, कि कौन सा अर्बुद होता है जिसमें पाक होना बताया गया। नॉर्मली अर्बुद में पाक नहीं होता, लेकिन एक अर्बुद में पाक होना बताया गया है, तो कौन सा अर्बुद है? पित्त, रक्तज बेटा, रक्त, रक्तज अर्बुद। ठीक है, वो भी याद रखना, अपनी जगह जरूरी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है अर्बुद में कि किस अर्बुद का निदान है? दंड मुष्टि हतम, डंडे से प्रहार या मुष्टि प्रहार, तो मांस अर्बुद। मांस, ठीक है ना, मांस अर्बुद होता है दंड मुष्टि प्रहार से जो हो जाता है। आगे चलते हैं। शुक्लगत रोग 11,
कौन कौन से हैं? कोड लिखा हुआ, पहले कोड देख लो। कह रहे हैं अर्जुन दोनों सिर, आप सिराओं के बदले सिर कर लो कि अर्जुन के 2 सिर हैं। अर्जुन दोनों सिर और पांचों अर्म, मतलब पांचों आर्म जो है इनके हाथ, इनकी शक्ति से बलपूर्वक पिष्टि बनाते हैं। है ना, वैद्य होंगे अच्छे। तो 5 हाथ थे इनके और 2 सिर थे, तो कह रहे उनकी शक्ति लगा दी पूरी तरह पिष्टि बनाने के लिए। तो अर्जुन दोनों सिर और पांचों अर्म की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टि का निर्माण करते हैं, पिष्टि बनाते हैं। अर्जुन मतलब है अर्जुन, दोनों सिर, सिर यानी सिराजाल और सिराज पिड़का, सिराजाल और सिराज पिड़का। तो अर्जुन दोनों सिर और पांचों अर्म, मतलब पांचों अर्म। तो अर्म 5 है, स्नायु, शतज, अधिमांसज, प्रस्तारी और शुक्ल अर्म। तो अर्जुन दोनों सिर और पांचों अर्म की या आर्म की शक्ति से, शक्ति यानी शुक्ति का, बलपूर्वक, तो बलात्कृत पिष्टि का निर्माण करते हैं, पिष्टक। अर्जुन दोनों सिर यानी सिराजाल सिराजपट का, पांचों अर्म, स्नायु, शतज, अधिमांसज, प्रस्तारी, शुक्ल अर्म, शक्ति से यानी शुक्ति का बलपूर्वक पिष्टि का निर्माण करते हैं। तो बलात्कृत और पिष्टक। कह रहे दोनों सिर और पांचों आर्म जो है इनकी, यानी दोनों सिर और पांचों भुजाएं, वो काट देनी है, छेदन कर देना है। इनमें क्या चिकित्सा कराते हैं? छेदन। दोनों सिर और पांचों अर्म रोग, यानी सिराजाल सिराजपट का और पांचों जो अर्म लिखे हुए हैं, इनकी चिकित्सा है छेदन कर। बाकी में कह रहे हैं कि रेस्ट अशस्त्रकृत, बाकी अशस्त्रकृत है। दोष देख लो। देखो अर्जुन में रा लगा एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा रा लगते ही दोष क्या हो गया? रक्त। सिराजाल सिराजपट का, तो सिराओं में हमेशा रक्त बहता है, सिराएं, उनमें रक्त बहता है। तो ऐसा याद रखोगे, सिराजाल रक्तज है, ये अपवाद है सिराजपट का, ये सन्निपातिक है। इसको सीधा रट लोगे कि सिराजाल तो रक्तज है क्योंकि सिराओं में रक्त बहता है, लेकिन सिराजपट का ये सन्निपातिक है। स्नायु अर्म, अब अर्म में याद रखो कि अर्म जितने भी हैं वो सन्निपातिक हैं, अर्म सन्निपातिक है। देखो यहाँ पे स्नायु अर्म सन्निपातिक, अधिमांसज सन्निपातिक और प्रस्तारी भी अधिमांसज, माफ करें सन्निपातिक। लेकिन शतज अर्म, यानी जहां पर इंजरी हुई है, शत हुआ है, ये कैसा है? रक्तज, क्योंकि भाई इंजरी हुई है तो रक्त निकलेगा। और दूसरा शुक्ल अर्म, शुक्ल यानी व्हाइट कलर जो होता है, ये कफ की वजह से होता है, तो शुक्ल अर्म कफज। तो जितने भी अर्म है सन्निपातिक है, शतज में रक्त निकलेगा तो रक्तज है, और शुक्ल अर्म कफज है क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो कफ की वजह से होता है। शुक्तिका, ये पैथिक कंडीशन है। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं कि जो भी चीजें पानी से मिलती है ना, जनरली पित्त को बढ़ाने वाली होती है। जैसे आपने मछलियों में देखा है कॉमनली कि मछली की अगर हम बात करें तो मछली पित्त को बढ़ाने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो ये शुक्ति का भी पानी में रहती है, तो इसीलिए पित्त को बढ़ाने वाली है, शुक्ति का पित्तज। ये सीधी सी बात है, पानी में कौन जाएगा? अब सर्दियां चल रही हैं तो आप पूल में जाते हो, कोई नहीं जाता होगा, है ना, स्विमिंग पूल। क्यों? क्योंकि ठंड हो रही है। अगर गर्मी होती, शरीर में गर्मी लगती, तो आप जाते बिल्कुल पानी के अंदर। तो ऐसा कर लो, पानी में वो रहते हैं जिनमें पित्त है, ठीक है ना। तो शुक्ति का पित्तज है। बलाश ग्रथित, देखो बलाश जो है ये पर्याय है कफ के लिए, बलाश। तो बलाश ग्रथित, जाहिर सी बात है कफज हो गया। पिष्टक, कोई चीज पीसते हैं तो जल के साथ ही पीसते हैं, है ना, पानी तो मिलाना ही पड़ता है पीसने के लिए अक्सर। तो ऐसे याद कर लो कि पीसा किसके साथ? जल के साथ। तो जल मतलब कफ के समान है, तो कफ दोष। फिर एक बार बात कर लेते हैं। शुक्लगत रोग 11, अर्जुन दोनों से और पांचों अर्म की शक्ति से बलपूर्वक पुष्टि बनाते हैं। अर्जुन रक्तज, सिराओं में रक्त बहता है तो सिराजाल रक्तज है, सिरासपट का अपवाद है, सन्निपातिक है। 5 तरह के अर्म है, अर्म सारे सन्निपातिक है एक्सेप्ट शतज अर्म, जहां इंजरी हुई है मतलब, तो ये रक्तज है। और शुक्ल अर्म ये कफज है।
शुक्ल अर्म कफज। शुक्तिका पैत्तिक है, मैंने कहा कि पानी में रहने की वजह से ऐसा याद रखोगे। शुक्तिका तो पित्तज। बलाश ग्रथित, बलाश कफ का पर्याय है। और पिष्टक अगेन कफज है, पिष्टक कफज। दोनों सिर और पांच और काट देने हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कि भाई सिर दो क्यों है, भुजाएं पांच क्यों है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं इनको काट दो, आप छेदन कर दो। बाकी जितने भी रोग यहाँ बचते हैं सब अशस्त्रकृत हैं। आगे देखिए, कृष्णगत रोग चार। आवरण शुक्र, सावरण शुक्र, अक्षिपाक और अजकाजात। आपको बताया था सिर्फ एक ही रोग है इनमें जो साध्य है, वो है आवरण शुक्र। बाकी सारे असाध्य होते हैं। सावरण शुक्र हो, अक्षिपाकत हो या अजकाजात हो, सावरण शुक्र, अक्षिपाक और अजकाजात, ये सब असाध्य हैं। पढ़ चुके हैं पीछे भी हम लोग ये बात। प्लस सारे के सारे रक्तज हैं एक्सेप्ट अक्षिपाक जो सन्निपातिक है। अक्षिपाक सन्निपातिक, बाकी सब रक्तज है। आवरण हो चाहे सावरण हो, रीजन क्या है देखो, एक्स्ट्रा रा भी लग रहा है, ऐसा भी कैच कर सकते हो। आवरण शुक्र, सावरण शुक्र और अजगाजात, ये सारे के सारे रक्तज हैं। अक्षिपाकत्व ये सन्निपातिक है। आवरण शुक्र में शस्त्रक्रिया नहीं करते तो अशस्त्रकृत है। बाकी तीनों असाध्य हैं। इजी है, नेक्स्ट चलते हैं। दृष्टिगत रोग संख्या 12, जिनमें से आप जानते हो कि तीन होते हैं साध्य, छह हमने देखे थे जो यापे रोग है इसी के अंदर है, और तीन है असाध्य दृष्टि के अंदर, तीन असाध्य है। तो फर्स्ट जो तीन साध्य हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। पित्त विदक दृष्टि, धूमदर्शी और कव विदक दृष्टि। यानी पित्त से दृष्टि के ऊपर इंपैक्ट आया है, फिर धूम्रदर्शी, फिर कफ की वजह से कह रहे हैं तो कफ विदक दृष्टि। तो इजी है दोष भाई, पित्त से विदग्ध हुई दृष्टि तो पित्त दोष ही होगा, जाहिर सी बात है। धूम्रदर्शी तो धुआं, मतलब पित्त जैसी बात हो गई उष्णता की। धूम्रदर्शी पित्तज। कफ विदग्ध दृष्टि तो ये कफज है। तीनों ही रोग अशस्त्रकृत है जो साध्य है, अशस्त्रकृत। इसी तरह आपने वहां भी देखे थे शुक्लगत 11 रोगों में, तो जो ठीक होने वाले थे वो सारे के सारे अशस्त्रकृत थे, उसके अलावा छेदन कर्म कर रहे थे, है ना। फिर देख लो छह तरह की कांच, वीपी के आरएस और परमलाई। परमलाई पित्तज हम पढ़ चुके हैं। तो छह तरह के कांच, वीपी के आरएस और परमलाई, ये यहाँ पे होता है। तीन असाध्य है। नकुल जाड़े से गंभीर, ध्यान आ रहा होगा, नकुल जाड़े से गंभीर हो गया। तो नकुल यानी नकुलांध है, सन्निपातिक है। जाड़ा तो ह्रस्व जाड्य। पित्तज है, मैं इस तरह याद रखता हूँ कि किसी को जाड़ा कम लग रहा है, जाड़ा यानी ठंड कम लग रही है, तो मतलब वो कि गर्मी ज्यादा लग रही होगी, है ना। तो पित्त दोष है यहाँ पे, ह्रस्व जाड्य। और गंभीरिका ये वातज होती है। गलत लिख दिया, ठीक कर लेना, वातिक। तो नकुल जाड़े से गंभीर, नकुलांत है सन्निपातिक है, ह्रस्व जाड्य पित्तज हो गया और गंभीरिका वातज, ये तीनों साध्य हैं। फिर देख लो एक बार। तो दृष्टिगत रोग 12, 3 6 3। तीन जो है पित्त विदक दृष्टि, धूमदर्शी और कफ विदक दृष्टि, अशस्त्रकृत है। छह तरह के कांच, वीपी के आरएस, परमलाई यहाँ पे है। परमलाई पैत्तिक है, याद रखेंगे। नकुल जाड़े से गंभीर तो नकुलांत है, सन्निपातिक है। जाड़े से यानी ह्रस्व जाड्य पैत्तिक है। गंभीर तो गंभीरिका वातिक है। तो ये तीनों असाध्य हैं। आचार्य वाग्भट की अगर बात करें तो उन्होंने रोगों की संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। संधिगत रोग 9 इनके हैं, वहां भी 9 ही देख पा रहे हो। वर्तमगत रोग 21 की जगह 24 बता दिए, 3 बढ़ा दिए। शुक्लगत रोग जो हमारे 11 थे, इन्होंने 13 कर दिया, अगेन 2 बढ़ा दिए। तो वर्त में भी 3 बढ़ा दिए, शुक्ल में 2 बढ़ा दिए। कृष्णगत रोग हमारे कितने थे, 4, इनके 5 हो गए। कृष्णगत रोग 5 है। दृष्टिगत रोगों में मेजर डिफरेंस किया, 12 की जगह सीधे 27, डबल से भी ज्यादा कर दिए। दृष्टिगत रोगों की संख्या 27 है। और सर्वगत रोग एक कम कर दिया, 17 की जगह 16 सर्वगत रोग।
कह रहे हैं माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इन लोगों के नेत्रों को आपने देखे 76 की जगह 78 है, दो एक्स्ट्रा है। तो कह रहे हैं कहां बढ़ जाते हैं वो दो। तो ये दो रोग बढ़ गए, एक पक्षमसात और एक कुंचन। पक्षमसात और पश्चिम कुंचन, ऐसे ये दो रोग बढ़ा दिए। इनमें दोष देख लोगे मेनली पक्षमसात के अंदर। तो पश्चिम कुंचन कह रहे हैं वात आदि दोषों की वजह से वर्त में संकुचित हो जाती है। तदा दृष्टम ना शक्नोति, व्यक्ति चीजों को देखने में समर्थ नहीं होता, इसी का नाम है पश्चिम कुंचन। समझ आ रहा होगा, अकुंचन होना है ना, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होना या बंद हो जाना जिसका। तो ये पश्चिम कुंचन है। तो वात आदि दोषों की वजह से वर्त संकुचित हो जाती है और व्यक्ति देखने में समर्थ नहीं होता, इसका नाम है पश्चिम कुंचन। एक रोग है पक्षमसात। इसमें क्या होता है, वर्तम पक्षमाशगतम पित्तम रोमाणी साते, कि पित्त जो है वो रोम को गिराने लगता है। कंडू दाह चाकुरुते पक्षम सातम तम आदिशेत, तो कंडू और दाह होता है, इसी रोग को पक्षम सात कहते हैं। तो आप जानते ही हो कि बालों के गिरने के पीछे जो मेन दोष है वो पित्त है। तो पित्त याद रखना, पित्त दोष की वजह से बालों का गिरना पक्षम सात। एक और कंडीशन है जहां पर पक्षम तो नहीं, लेकिन जो आईब्रो है लेटरल साइड, वहां के हेयर गिरने लगता है। नाम लिख लो, लिखो लेटरल मेडेरोसिस। और कहां मिलती है कॉमनली, दो कंडीशन का नाम लिख लेना। एक लिखो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा लिख लोगे लेप्रोसी, लेटरल मेडरोसिस, लेटरल मेडरोसिस। ठीक है ना, तो लेप्रोसी और हाइपोथायरॉयडिज्म। बाकी ये आप जानते होगे, अब ध्यान है तो बोल दे रहा हूँ, रिलेटेड नहीं है, कि प्रेगनेंसी ना होने का कारण इनमें से कौन हो सकता है, ऐसा सवाल पूछ लेता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होना। ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती इसकी वजह से। टीएसएच बढ़ा मिले तो समझ जाओ ये समस्या है। और कुछ ऐसा भी एक क्वेश्चन मिलता है कि इनमें से कौन सा मैंडेटरी है, मान लो कि एक इनफर्टिलिटी का केस आता है आपके पास, तो इनमें से कौन सा टेस्ट जैसे मैंडेटरी है, तो टीएसएच के लिए उसमें सवाल पूछता है वो। आगे चलिए, सर्वगत रोग संख्या 17, 17। तो देखा हमने कि सिर्फ एक ही असाध्य होता है, हताधिमंत, है ना। बाकी जो 16 रोग हैं, उन 16 में आप देखोगे शुष्क अक्षिपाक और अम्लध्यूषित, ये दो हैं जो अशस्त्रकृत हैं। बाकी जो 14 बचते हैं उनमें वेदन कर्म करते हैं। वेदन कितने रोगों में कर रहे थे टोटल, बोलो। 15। 15। 15 में कर रहे थे 15। ना। तो 15 में से देखो 14 तो यहीं पे आ गए, और एक भी आप पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ा हो। पापा जी के उपलो से कृमि श्रावित होते हैं, ध्यान आया। पुयालस, बेटा शुरू में जो संधिगत रोग पढ़े थे, वहां पुयालस पढ़ाया था आपको। तो वहां करते हैं वेदन। तो ये टोटल 15 रोग हो जाते हैं। 14 सर्वगत के हैं और एक है वहां संधिगत का पुयालस, जिनमें वेदन कर्म कराया जाता है 15 में से। ठीक है ना। तो देख लो, सर्वगत रोगों की संख्या 17, 16 साध्य है, 0 याप्य है, और एक है जो असाध्य है, अकेला हताधिमंत असाध्य है, जो पहले रोग लिखा हुआ है। दोष क्या है इसमें, वात दोष। हताधिमंत वात की वजह से होता है। चार तरह के अभिषेध होते हैं, वातिक, पैतिक, कफज और रक्तज। चार तरह के अधिमंत होते हैं, वातिक, पैतिक, कफज और रक्तज। तो चार ही अभिषेध है, चार ही अधिमंत है, वीपी के आर, वीपी के आर। याद रखना, पीछे नेत्र श्राव पढ़ाए थे आपको, वहां कौन सा नहीं था, वातिक नहीं था, वहां पी के आर एस थे, पैतिक, कफज, रक्तज, सन्निपातज। अभिषेध अधिमंत के अंदर सन्निपातिक नहीं है, वीपी के आर है, वीपी के आर, वीपी के आर। दूसरी जरूरी बात है, एक सवाल पूछा जाता है कि नेत्र रोगों में, मतलब प्राइमरी अगर कंडीशन बोले जिसकी वजह से बाकी नेत्र रोग हो जाता है, तो क्या है वो, या कह लो सभी रोगों का मूल कारण क्या है। तो अभिषंध को माना गया कि पहले अभिषंध होता है, वहां से फिर रोग होता है। अभिषंध नेत्र रोगों का मूल। तो वीपी के आर, अधिमंत भी वीपी के आर। सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक, पाक में हर जगह हम देख रहे हैं सन्निपात ही है यहाँ पे। तो सशोफ अक्षिपाक हो चाहे अशोफ अक्षिपाक हो, सन्निपातिक। शुष्क अक्षिपाक, अब शुष्क देखते ही वात ध्यान आ जाना चाहिए, तो वात दोष। वात विपर्य अगेन वात है। अन्य तो वात, तो कहना ही नहीं चाहिए, वात है यहाँ पे।
प्लस यही याद रखोगे कि अन्यतवाद सर्वगत नेत्र रोग है, जबकि अनंतवाद, यही ब्रैकेट में लिख लो, अनंतवाद वो शिरोरोग है। तो आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि इन दोनों का सिर्फ स्थान अलग बता दिया, कंडीशन एक ही है कि लक्षणों में कोई भिन्नता नहीं है, इस तरह की बात है। आगे देखेंगे। सिराहर्ष सिरा उत्पात दोनों रक्तज कंडीशन है। सिराहर्ष और सिरा उत्पात रक्तज। अम्लाध्यूषित पैत्तिक, अम्लाध्यूषित पैत्तिक। भाई सिराओं में रक्त बहता है, आपको पीछे पढ़ाया, बस सिरास पिंडिका जो थी वहां क्या दोष था, सन्निपात। बाकी सिराओं में हमेशा रक्त ही बहता है, सिरा देखो रक्त आंसर लगा दो। तो सिराहर्ष रक्तज, सिरा उत्पात रक्तज। सिरा शैथिल्य जैसे आपने पढ़ा है, बोलो कहाँ मिलता है, किस क्षय में? रसस्य रस, नहीं रक्त रक्त क्षय में मिलता है बेटा, है ना, सिराओं में हमेशा रक्त बहता है। और धमनी शैथिल्य मांस मांस, ठीक है ना। तो सिराहर्ष सिरा उत्पात दोनों में रक्त है। अम्लाध्यूषित नाम ही है अम्ल, तो अम्ल चीजें तो मतलब पित्त वाली होंगी, सीधी सी बात है। तो अम्लाध्यूषित पित्त दोष है। शुष्क अक्षिपाक और अम्लाध्यूषित ये दोनों रोग अशस्त्रकृत हैं। शुष्क अक्षिपाक और अम्लाध्यूषित दोनों अशस्त्रकृत, बाकी सारे रोग वैद्य हैं। तो 14 यानी 14 रोग यहाँ पे वैद्य हैं। 2 रोग अशस्त्रकृत हैं, शुष्क अक्षिपाक और अम्लाध्यूषित, और एक असाध्य है, हताधिमंत। तो याद रखेंगे इसको भी। लास्ट में बाह्यक 2 ही है, सानिमित लिंगनाश और अनिमित लिंगनाश। दोनों की दोनों कंडीशन असाध्य होती हैं। सानिमित और अनिमित लिंगनाश दोनों ही असाध्य है। तो ये भूमिका हमारी बन गई है। अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। आपका काम क्या है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा इसको जाके पढ़ो, जितनी बार रीडिंग लगा सकते हो। जितनी ज्यादा रीडिंग लग गई आपकी, समझ लेना उतना ज्यादा आपको याद हो गया, चीजें खुद ध्यान आने लगेंगी, और आगे आप खुद ही बोलने लगोगे आगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा क्या चीज आएगी यहाँ पे। ये बेस है पूरा, समझो पूरा हो गया यहाँ पे, जो चालाक्य है मेजर पार्ट। तो इस पे अच्छी मेहनत कर लेना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू, 5 मिनट्स।